सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना। सबसे पहले तो इसको क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का जो पहला सीजन है इसको किसने जीत लिया है। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ओडिशा वॉरियर्स ने। आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था जो वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2024-25 है, इस बार इसका ये पहला एडिशन है। अभी 12 दिसंबर 2024 को ये शुरू हुआ था और अभी 26 जनवरी 2025 को ये समाप्त हुआ। और हुआ कहाँ पे था? भारत ने इसको होस्ट किया था। भारत में भी कहाँ पे? रांची झारखंड में जो मरांग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में, वहां पर इसका आयोजन हुआ और इसको जीत लिया उड़ीसा वॉरियर्स ने। किसको हराया इसने? सूरमा हॉकी क्लब को हराया है। तो ये पहला संस्करण था इसका। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है हमारे लिए। और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही है ज्योति रुमावत, जो कि सूरमा हॉकी क्लब की प्लेयर हैं। अब ये हमने बात करी है यहाँ पे वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग की। इसी तरह से पुरुषों के भी अभी ये हॉकी लीग हो रही है, चल रही है अभी, जो कि फरवरी में समाप्त होगी। तब हम देखेंगे किसने जीता किसने हारा। और वो कहाँ पे हो रही है? वो भी भारत में ही हो रही है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम सुना है, जो कि उड़ीसा के राउरकेला में, वहां पे उनकी वो लीग चल रही है। पुरुषों का छठा संस्करण है और ये महिलाओं का अभी पहला संस्करण हुआ। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब हॉकी की बात है। अब एक काम करता हूं, हमने पिछले साल 2024 में हॉकी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़े थे वो सारे आपको यहां पे रिवाइज करा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो सब पढ़ रखा है, तो आपका रिविजन होगा। और जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, आपका एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स यहाँ पे हम करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक? हॉकी। तो देखिए, जैसे आपको याद होगा सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जिसका आयोजन हुआ था मलेशिया में, उसको जापान ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था। FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप ये पहली बार हुआ था ओमान की कैपिटल मस्कट में, उसको नीदरलैंड ने जीता था, भारत को हराया था। जैसे ये महिलाओं का हुआ उसी तरह से पुरुषों का भी हुआ था, पहला संस्करण ही मस्कट में ही, उसको भी नीदरलैंड ने जीता था, मलेशिया को हराया था। और एशियन गेम्स जो 19वां संस्करण हुआ था चाइना के हांगजाओ में, उसमें हमारी जो हॉकी मेंस टीम है उसने गोल्ड जीता था। और इसी तरह से अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें भी याद रखो हमारी जो पुरुषों की हॉकी टीम है उसने ब्रोंज जीता था। किसको हराया था? स्पेन को हरा करके। जबकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन है साउथ अफ्रीका से, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच बन गए हरिंदर सिंह। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के रानी रामपाल के नाम पे कर दिया, वैसे संन्यास ले लिया इन्होंने। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आपको मिलेगा उड़ीसा में, जो बिरसा मुंडा जी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। मोहाली हॉकी स्टेडियम, इसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया। और अभी 2025 में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप ये भारत में होगा। अभी 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो कि चीन के हुलुन बुइर में हुई थी, उसको भारत ने जीता, चाइना को हराया था। और ये पुरुषों की है, तो महिलाओं की भी हुई थी अभी नवंबर में ही, बिहार के राजगीर में हुई थी, उसको भी भारत ने जीता था, चाइना को हरा के। उसमें शुभंकर था गुड़िया। बाकी हॉकी इंडिया ने PR श्रीजेश की जर्सी नंबर 16 को रिटायर कर दिया। पेरिस ओलंपिक के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था। और संन्यास लेने के बाद भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का इनको हेड कोच भी बना दिया था। और अभी पद्म पुरस्कार आपने पढ़े होंगे, मैंने आपको अलग से वीडियो भी बना करके दिया है, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो देखिएगा। और फिर आप मुझे बताइएगा PR श्रीजेश इनको कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है। ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। बाकी अभी 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप हुई थी पंजाब में, उसको पंजाब ने जीता, उत्तर प्रदेश को हराया था। सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने ब्रोंज जीता, गोल्ड ग्रेट ब्रिटेन ने जीता। और 10वां जूनियर मेंस एशिया हॉकी कप 2024 जो कि ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ, उसको भारत ने जीता, पाकिस्तान को हराया। और उसी तरह से महिलाओं का भी हुआ था नवा संस्करण जूनियर वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2024, ये भी मस्कट में ही हुआ था। अब आप बताइए इसको जीता किसने है और किसे हराया है। बाकी अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था हरमनप्रीत सिंह को, और मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना था PR श्रीजेश को। और यह भी मैंने आपको बताया ही है, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन पुरुषों का तो हो रहा है राउरकेला उड़ीसा में, और अभी महिलाओं का हो गया रांची में, और उसको जीत लिया उड़ीसा वॉरियर्स ने। पुरुषों का ये छठा संस्करण है, महिलाओं का पहला संस्करण है।
और कुछ और स्टैटिक देखें, जैसे कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन स्थापना होती है 1924 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। 1928 में भारत से बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं और एशियन हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो अजलान शाह कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, पेटन कप और इंदिरा कप होते हैं। तो हॉकी से संबंधित ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क करना कि अभी हाल ही में किसे आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मृति मंधाना को। तो अभी आईसीसी अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है, इस बार ये इसका 20वां संस्करण है। तो 2024 में क्रिकेटर्स का जो भी परफॉर्मेंस रहा है उसके अनुसार इनको पुरस्कार दिए गए, अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न में हम बात कर रहे हैं कि आईसीसी वुमेन्स वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया 2024। तो आंसर होगा स्मृति मंधाना को। इसी तरह से अगर पुरुषों में हम बात करें कि आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो फिर आंसर हो जाएगा अजमतुल्ला उमरजई को। ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। और अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद हो तो आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया था भारत के अर्शदीप सिंह को। और महिलाओं में अगर बात करते हैं कि आईसीसी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किन्हें चुना गया, तो एमिलिया केर को, जो कि न्यूजीलैंड की हैं। तो T20 इंटरनेशनल में देख लिया, वनडे में देख लिया, अब टेस्ट में बाकी रह गया। तो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किन्हें चुना गया, तो ये भी भारतीय हैं, जसप्रीत बुमराह। तो जो भारतीय हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसके अलावा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किन्हें चुना गया, तो पुरुषों में कामिंडू मेंडिस को चुना गया जो कि श्रीलंका से हैं, और महिलाओं में एनेरी डर्कसन को चुना गया जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। अभी जब 2 दिन पहले ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था, जहाँ पे हमने T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात की थी, तब मैंने कहा था अभी केवल इसी की घोषणा की गई है, बाकी की घोषणा जल्दी कर देंगे। तो बाकी आज मैंने बता दिए, लेकिन फिर भी अभी 2 पॉइंट्स बाकी हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अब इन दोनों की घोषणा होनी बाकी है। तो 2-3 दिन में ये भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, तब मैं आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन अभी जितना जितना बताते जा रहे हैं ना, तो उतना उतना याद करते जाओ, ताकि एक साथ भारी नहीं पड़ेगा। अच्छा, वैसे एम्पायर ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया वो भी देख लो, रिचर्ड इलिंगवर्थ को, जो कि इंग्लैंड के हैं। और वैसे पिछली बार आईसीसी टीम ऑफ द ईयर चुन लिए गए थे, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो पहले अगर हम देखें आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर चुने गए कौन कौन, तो इसमें कप्तान भारतीय है रोहित शर्मा, उनके अलावा भारत से 3 और प्लेयर हैं, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। देखो, हर टीम में कप्तान मैं आपको बताऊंगा, उसके अलावा कोई भारतीय प्लेयर होगा तो वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में बात करेंगे, कप्तान पैट कमिंस चुने गए जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। इनके अलावा 3 भारतीय प्लेयर भी हैं, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह। आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में कप्तान है कैरित असालंका जो कि श्रीलंका से हैं, इसमें भारतीय कोई भी नहीं है। वहीं महिलाओं में हम देखेंगे तो आईसीसी वुमेन्स ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2024 कप्तान है लॉरा वॉलवार्ड, साउथ अफ्रीका से हैं, और इसमें भारत से 2 प्लेयर है, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा। उसी तरह से आईसीसी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई हैं, कौन, कप्तान तो चुनी गई है वही लॉरा वॉलवार्ड जो कि साउथ अफ्रीका से हैं, और इसमें भारत की 3 प्लेयर है, स्मृति मंधाना, ऋचा घोषाल और दीप्ति शर्मा। तो एक बार फिर मैंने आपको ये रिवाइज करा दिया। अब जो 2 अवार्ड्स होने बाकी है ना, मतलब उनकी घोषणा होनी बाकी है, एक आध दिन में जब वो आ जाएगा फिर एक बार मैं आपको वापस से सारे के सारे पॉइंट रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारे, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो ठीक है, हमारे लिए तो वो रुक रुक करके अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो एक साथ हमें नहीं पढ़ना पड़ रहा, टुकड़ों में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टुकड़ों में याद हो जाएगा, साथ के साथ रिविजन भी 2-3 बार हम कर लेंगे। बाकी आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में हो गया, सीईओ जॉफ एलार्डिस एंड चेयरमैन हो गए जय शाह। ये भी याद रखना, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला डायना एडुलजी हैं, तो दूसरी बनी थी नीतू डेविड। ठीक है, अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 26 जनवरी को। तो हर साल 26 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी के रूप में मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस के रूप में। तो उद्देश्य क्या है,
तो लोगों और पर्यावरण के लाभ के लिए स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाना। स्वच्छ ऊर्जा बोल दो या इसे अक्षय ऊर्जा बोल दो, अंग्रेजी में क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, कुछ भी आप बोल दो, मतलब एक ही है कि हमें सूर्य से, हवा से, पानी से, अपशिष्ट से या पृथ्वी की गर्मी से जो ऊर्जा मिलती है वही है स्वच्छ ऊर्जा, जिससे पॉल्यूशन नहीं होता। जैसे सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो सोलर एनर्जी आप उसे कहते हो, हवा से विंड एनर्जी हो गया, पानी से हाइड्रो एनर्जी हो गया, ठीक है। तो ये सब उदाहरण है आपके अलग अलग सोलर एनर्जी के, मतलब सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी के। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं या इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, आपसे पूछा जाता है कि बताओ भैया 2030 तक सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध कराना है हमें, और इसके बारे में कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं क्रैक एग्जाम चैनल पे, और अगर आपको ये बात नहीं पता तो जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो तो कितने हैं, 17 है, और 2030 तक पूरे करने, ये तो आप सबको पता होगा। लेकिन इस पे एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं और हर बार बनेंगे क्योंकि टारगेट 2030 तक का है। ऐसा नहीं है इस साल के लिए है, अगले साल कुछ और हो जाएगा। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बाद में पढ़ोगे उससे अच्छा है आप अभी पढ़ लो। और अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत सारे हैं, 17 गोल से कैसे याद रखेंगे, तो आपको मेहनत ही नहीं करनी। आपके लिए सारी मेहनत मैंने कर ली है, इनको मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिया है। और मैं आपको ये भी गारंटी दे रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर आप देख लेना, फिर लेना, हमने जो ट्रिकी वीडियो बनाया है इससे बेस्ट वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में इसका कहीं भी नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही में से जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देखा है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके कमेंट्स पढ़ करके मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो देखने के पहले आप कमेंट्स रीड कर लेना, अगर पॉजिटिव फीडबैक आता है तो वीडियो देखना, मैं और इतना कह देता हूँ। लेकिन उसे देख जरूर लेना प्लीज, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, बाद में पछताओगे कि देख लेते तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स हमारे को फ्री में मिल जाते। तो इसका तो उत्तर में बात कर ले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 होगा। अच्छा, वैसे इस दिवस की थीम भी रखी गई है, क्लाइमेट चेंज, द नीड फॉर अ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। अच्छा, इसी तरह से एक मिलता जुलता एक डे है, राष्ट्र ऊर्जा संरक्षण दिवस। वो याद रखना 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इंग्लिश में बोलोगे तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, 14 दिसंबर हो गया। अब डे वाला प्रश्न है, तो चलो जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे था, 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी को राष्ट्र पक्षी दिवस, 6 जनवरी को इस बार गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई, प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाते हैं। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे, 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 16 जनवरी को ही पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस मनाया, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अभी 25 जनवरी को एक तो नेशनल वोटर्स डे और टूरिज्म डे मनाया था, और 26 जनवरी को एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस के रूप में भी मना रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया, तो आंसर होगा 2 को। और वे 2 भारतीय शहर कौन कौन से हैं, तो इंदौर है, मध्य प्रदेश का इंदौर, और राजस्थान का उदयपुर है। तो अभी याद रखेंगे, इंदौर और उदयपुर ये रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें पूरे विश्व की बात करें तो 31 शहरों को इसमें शामिल किया गया, जिनमें से भारत से 2 हैं, इंदौर और उदयपुर हमने देख लिया। लेकिन सबसे ज्यादा चाइना से हैं, 22 शहरों को चुना गया है। तो अब ऐसे मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमि शहरों की इस सूची में टोटल 74 शहर हो चुके हैं, और ये मान्यता केवल ऐसे शहरों को दी जाती है जो सभी 6 अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करते हैं। अच्छा, रामसर की बात करें, ये ईरान में एक शहर है, आपको याद होगा, जहां पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। कब? 2 फरवरी 1971 1971 को। और यही तो कारण है कि हम हर साल 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। और पूछे ना कि भारत रामसर कन्वेंशन पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे, तो 1 फरवरी 1982 1982 में किए थे। वैसे वर्तमान में याद रखना, भारत में 85 आर्द्र भूमि, वैसे याद रखना कि वर्तमान में भारत में कितनी वेटलैंड साइट्स हैं या रामसर स्थल हैं, तो 85 है। और
इनमें भी सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है 18। दूसरे स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज्यादा रामसर स्थल आपको मिलेंगे। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप में से बताइएगा कि कौन कौन इस प्रश्न को हल कर पाते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारत की आर्द्र भूमि को कितने भागों में बांटा जाता है। तो अच्छा प्रश्न है ये, मैं इसके ऑप्शन भी आपके सामने रखता हूँ। पूरा एक काम करता हूँ, पूरा प्रश्न उठा के आपके सामने रख देता हूँ। ये प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा कहाँ पे, अपनी PYQ वाली सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे अभी कराऊंगा तो टाइम लग जाएगा। और इस प्रश्न के माध्यम से मैं उन स्टूडेंट्स को ये भी बता दूं जिनको नहीं पता, या जो नए स्टूडेंट्स अगर कोई जुड़ रहे हैं तो, कि हमने आपकी PYQ वाली सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें क्या करते हैं, जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है, जो भी करंट अफेयर्स में टॉपिक चल रहे हैं, उनसे बनने वाले जो भी स्टैटिक प्रश्न होते हैं और ऐसे स्टैटिक प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैं आपको वहां पे करवाता हूं। जैसे कि उदाहरण अभी आप देख सकते हो, आर्द्र भूमि वाला प्रश्न चल रहा था, तो इससे जो भी स्टैटिक प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको कराता हूं। जैसे कि रामसर स्थल कहाँ पर है, कब कन्वेंशन हुआ था, कब दिवस बनाया जाता है, भारत ने कब सिग्नेचर किए थे, कितने भारत में रामसर स्थल हो गए, ये तो मैं आपको बताता ही हूँ, सबसे ज्यादा कहाँ पर हो गए। लेकिन इसमें से वो प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गए वो मैं आपको वहां पे करवाता हूँ। जैसे कि ये वाला प्रश्न हो गया, इस तरह के प्रश्न। तो ये अगर आपके एग्जाम में स्टैटिक आती है तो वो वीडियो आपके लिए बेहतरीन वीडियो होने वाला। इस तरह का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा जो इस तरह के कंसेप्ट पे अभी काम कर रहा है। वैसे स्टैटिक तो बहुत सारे करा रहे हैं, कुछ भी उठा करके करवा देंगे। अगर आपको कुछ भी उठा करके कुछ भी पढ़ना है तो पढ़ते जाओ, हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। लेकिन एग्जाम में क्या आना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या कुछ भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो आपको तय करना है। बाकी चलो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखो अगले में पूछ रहे हैं क्या, अभी 27 जनवरी 2025 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है और स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला वो देश का पहला राज्य बन गया है। तो आप सबको पता है ये उत्तर क्या होगा, इसका उत्तराखंड होगा। तो अभी फाइनली कब, 27 जनवरी 2025 को, ये डेट याद रखना। इस दिन उत्तराखंड ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है, समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है और स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला वो राज्य, वो देश का पहला राज्य बन गया है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गोवा जो है वहां पे ये ऑलरेडी लागू है, 1869 में ही वहां पे लागू हो गया था, लेकिन उस समय पुर्तगाली शासन था, उसी समय वहां पे ये लागू हो गया था। तो इसीलिए हमने कहा स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया। कौन सा, उत्तराखंड। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ पे ये भी लागू है, तो गोवा आंसर होगा। अब उत्तराखंड में भी हो गया है। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, तो ऐसा करने का उद्देश्य है लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना। लेकिन इसमें भी कहा गया कि केवल अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी नागरिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत समान कानूनों के अधीन आएंगे और इस तरह से विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी और विरासत के संबंध में भी समान कानून होंगे। मतलब अब यहाँ पर सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। कानून किसके लिए, चाहे विवाह का मैटर हो, तलाक हो, गोद लेना हो, उत्तराधिकारी हो, भरण पोषण हो, मतलब इस तरह के जितने भी सिविल मामले होंगे तो इसमें कोई जाति नहीं देखी जाएगी कि भाई हमारे धर्म में तो ऐसा होता है, उनके धर्म में ऐसा होता है। सबके लिए सेम कानून होगा। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, इसके अलावा जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इसके लिए समान नागरिक संहिता पोर्टल को भी लॉन्च किया है। और इससे संबंधित ये 2-3 पॉइंट्स और याद रखना। अगर पूछे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता प्रदान करता है, तो आर्टिकल नंबर 44। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजना देसाई। और उसके अलावा उत्तराखंड ने अभी 27 जनवरी को समान नागरिकता दिवस भी मनाने की घोषणा कर दी है। तो मैंने कहा ना, ये डेट याद रखना, 27 जनवरी 2025 को यहाँ पे लागू हुआ, इसीलिए इन्होंने ये डेट चुनी है, 27 जनवरी को हम समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाएंगे उत्तराखंड निवासियों ने। अब बात उत्तराखंड की है तो ले चलते हैं आपको उत्तराखंड। ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड की 2 कैपिटल आपको मिल जाएगी। जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून है, वो समर कैपिटल इसकी यहाँ पे गैरसैंण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। टिहरी डैम आपको यहाँ मिल जाएगा भागीरथी नदी पर, जो कि उत्तराखंड में है, भारत का सबसे ऊंचा डैम है। नेशनल पार्क में बात करोगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ पे, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसके अंदर से रामगंगा नदी निकलती है, इसलिए इसको रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं। पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क हुआ करता था। यहीं पर राजाजी टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। फूलदेई त्योहार यहाँ मनाया जाता है। मक्खन महोत्सव अंडूरी यहाँ मनाया जाता है। हरेला उत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ का राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग है, पक्षी है हिमालयन मोनाल, फूल है ब्रह्म कमल और मछली है प्यूटिटोर महसीर।
यहाँ से कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न पड़े तो आपको याद होगा नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का स्कोर 71 था और इसमें टॉप पे केरल और उत्तराखंड था। संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य बना था उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी के बाद। 38वें नेशनल गेम्स अभी उत्तराखंड में होंगे और इसमें जो मशाल है उसको क्या नाम दिया गया था, तेजस्वनी। जो मैस्कोट है वो मौली है और एंथम संकल्प से शिखर तक है। पहली वाइन पर्यटन नीति किसने लॉन्च की थी, उत्तराखंड ने ही। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की, उत्तराखंड ने ही। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया स्वतंत्रता के बाद। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, है ना। और सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक जारी करने वाला भी पहला राज्य यही है, उत्तराखंड। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देख। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में STAC आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड 2025 से अभी किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा मृत्युंजय महापात्रा को। अभी अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी ने STAC, इसका मतलब हो गया कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्टिविटीज, आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड 2025 से अभी मृत्युंजय महापात्रा को सम्मानित किया है। और आप जानते हो ये कौन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ये डायरेक्टर जनरल है मृत्युंजय महापात्रा। और ये पुरस्कार मौसम विज्ञान यानी कि मेटेरोलॉजिकल के विज्ञान और टेक्नोलॉजी में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन योगदान देने वाले व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो मृत्युंजय महापात्रा ने इंडियन ओशियन रीजन में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फोरकास्टिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी के कारण मिला है इनको ये पुरस्कार। कौन देता है, अमेरिकन मेटेरोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। आपको मैं ये भी बता दूं कि 2023 में वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय ने उन्हें विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का उपाध्यक्ष भी चुना था। अब आप लोग मुझे बताओ कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जब तक हम बात करते हैं इंडियन मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जनवरी 1875 1875 में। और इसकी स्थापना जब हुई थी उस समय इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कोलकाता में। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और आप देखोगे तो इस साल ये अपना 150वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। और डायरेक्टर जनरल हो गए मृत्युंजय महापात्रा। इन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और ये पॉइंट जरूर याद रखना, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि अभी अपने 150वें स्थापना वर्ष के मौके पर मोदी जी ने मिशन मौसम का शुभारंभ किया था। और इस मिशन मौसम की जो अवधि है, समय है, 2 साल का है और इसमें खर्चा है 2000 करोड़ रुपए का। और ये प्रश्न मैंने अभी पूछा आपसे, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय ये आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसकी स्थापना होती है 1950 में। अब अवार्ड वाला ये प्रश्न था, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स ही मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो फिर अभी आपको याद होगा 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को। सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 मिला राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं ये श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को मिला। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं एवी विक्टरसन को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबेक को मिला। उनके उपन्यास काइरोस के लिए इसमें ट्रांसलेटर है माइकल हॉफमैन। व्हिटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं अभी 2024 का मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये असम से हैं। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार मिला पंडित राजेंद्र गंगा नाई को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 मिला जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहते हैं आलोक शुक्ला को, छत्तीसगढ़ से हैं। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 दिया गया रतन टाटा जी को और 2023 का बिल गेट्स को। वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलेम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार ये पावुलेरी सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 मिला अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं ये मिशेल टेलाग्रेंट को मिला था। तो 14 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने और यहाँ पे रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे मैरिलेबॉन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जय शाह, जो कि BCCI के पूर्व सचिव और वर्तमान में ये ICC के अध्यक्ष हैं। जय शाह अमित शाह के बेटे। इनको अभी मैरिलेबॉन क्रिकेट क्लब के सलाहकार बोर्ड का सदस्य चुना गया है। ये जो जय शाह है ना, ये विश्व क्रिकेट कनेक्ट सलाहकार बोर्ड के 13 संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, जिसकी अध्यक्षता श्रीलंका के पूर्व कप्तान और मैरिले क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कुमार संगाकारा करेंगे।
इस नए सलाहकार बोर्ड ने विश्व क्रिकेट समिति की जगह ली है, जिसका गठन 2006 में किया गया था। वैसे इन 13 संस्थापक सदस्यों में से एक भारतीय भी हैं। कौन? सौरव गांगुली। बाकी मेरिले क्रिकेट क्लब की बात करें तो क्रिकेट के नियमों के संरक्षण के रूप में ये कार्य करता है, जिसकी स्थापना होती है 1787 में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में, जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है वहां पर। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जितेंद्र पाल सिंह को। तो अभी जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का नया एम्बेसडर राजदूत नियुक्त किया गया है। उन्होंने संजीव कुमार सिंगला का स्थान लिया, जो फ्रांस में भारत के राजदूत हैं। अब यहाँ पे इसी तरह से कुछ और अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले इजराइल के स्टैटिक देख लेते हैं। आप मैप में लोकेशन देखो, ये रहा इजराइल। कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, और प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अब कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां मैं आपको रिसेंटली जो अभी हुई थी वो रिवाइज करवाता हूं। पहले भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष अभी बन गए हैं बहादुर सिंह सागू। और आप जानते हो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा हैं, तो भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष है देवेंद्र झाझरिया। बीसीसीआई के लोकपाल बने थे अरुण मिश्रा। वैसे आप जानते हो भारत के जो लोकपाल है वर्तमान में दूसरे नंबर के, वो अजय माणिकराव खानविलकर है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष बनाया गया नृपेंद्र मिश्रा को। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख ये बने हैं फैज अहमद किदवई। UIDAI के नए CEO बने कौन? भुवनेश कुमार। UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। CRPF के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने। तो 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए धनंजय शुक्ला। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो, ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी डॉक्टर KM चेरियन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1991 में। अच्छा, इस बार 2025 में कितने पद्मश्री दिए गए? तो याद रखना 113 दिए गए। और पद्म भूषण कितने हैं? 19 है। इसका अलग से मैंने वीडियो बना दिया है, अगर नहीं देखा तो वो देख लेना, क्योंकि पूरे साल भर अब यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो डॉक्टर KM चेरियन ये एक विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ, हार्ट सर्जन थे, हृदय रोग विशेषज्ञ थे। और उन्होंने 1975 में देश में पहली सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी की थी। कोरोनरी आर्टिलरी बाईपास सर्जरी आप अंग्रेजी में बोलोगे इसको। और उन्होंने भारत का पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण भी किया था, यानी कि हार्ट लंग ट्रांसप्लांट भी किया था। और उन्होंने भी कुछ समय पहले ही अपनी एक ऑटोबायोग्राफी को भी लॉन्च किया था, जिसका नाम है हैंड ऑफ गॉड, जिसको लिखा है प्रिया M मेनन ने। वैसे वो 1990 से लेकर 1993 तक भारत के राष्ट्रपति के मानद सर्जन के रूप में भी उन्होंने काम किया। पद्मश्री उनको मिला 1991 में। वैसे उन्हें 2005 में हार्वर्ड मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड सहित बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले थे। और नाम था डॉक्टर KM चेरियन। और अभी इनका निधन हो गया। उनका जन्म केरल में हुआ था, केरल से बिलोंग करते थे। निधन तो अभी उनका बंगलुरु में हुआ। फिर अगले में पूछ रहे अभी IDBI बैंक के MD CEO के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? राकेश शर्मा आंसर होगा। तो राकेश शर्मा को फिर से अगले 3 सालों के लिए IDBI बैंक के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। IDBI बैंक की बात करें, देखो IDBI की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1 जुलाई 1964 में। मुख्यालय आपको मुंबई में मिल जाएगा। फिर से MD CEO बन गए राकेश शर्मा। बाकी अगर ऑप्शन में आपको रिवाइज कराऊं तो अभी इंडियन बैंक के MD CEO बने थे विनोद कुमार, पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO बने अशोक चंद्रा, और एक्सिस बैंक के MD CEO बने थे अमिताभ चौधरी। और एक पॉइंट जरूर याद रखना, ये बैंकिंग संबंधी पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने अभी संपत्तियों की ई नीलामी के लिए अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा बैंक नेट। इस पोर्टल का नाम है बैंक नेट। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा मुझे, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट में लेकर के आ सकूं। हाँ, बाकी कल वीकली वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जहां पे हमने 26 जनवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कर लिए हैं। तो रिवीजन साथ के साथ करते चलना। डेली करंट अफेयर्स में तो आप डिटेल में पढ़ ही रहे हो, वहां पे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें रिवाइज करवाता हूं, ताकि जो भी अभी तक हमने पढ़ा एक बार उसको एक साथ रिवाइज कर ले। तो रिवीजन को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना आपको पता है रिवीजन नहीं करते हो, जब मैं बीच में प्रश्न पूछता हूं तो आपको प्रश्न नहीं आते हैं, और वो सबसे दुखी वाला मोमेंट होता है कि पढ़ी हुई चीज हमें आती नहीं है। नहीं पढ़ा नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ी हुई चीज नहीं आती बहुत बुरा लगता है। उसका एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन करते रहो। रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम में भी भूल जाओगे, फिर और ज्यादा दुख होगा।
बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छा, अभी 2-3 दिन से क्विज वगैरह या पीडीएफ वगैरह अपलोड नहीं हो पा रही है क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन आज मैं जो भी 2-3 दिन का बैकलॉग है वो सब क्लियर कर दूंगा, आज सब अपलोड कर दूंगा। तो चलो कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हम सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा जेनिक सिनर ने, इटली के हैं। और फिर अगले प्रश्न में पूछा कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2025 की सूची में टॉप पर कौन है, एप्पल है। उसके अलावा ग्लोबल डेटा की टॉप 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया, तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन ये कहां पर होगा, पश्चिम बंगाल में। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया कौन सा, मिजोरम। और एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पे। गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहां पर है, नेपाल में। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया 26 जनवरी को, और देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां पर होगा, तो आंसर होगा मुंबई में। और आखिरी प्रश्न पूछा 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया, तो आंसर होगा 7 को। तो चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा जेनी अर्पेनबेक ने, उनके उपन्यास काइरोस के लिए। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।